हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चोक कॉइल में क्या होता है, करंट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। एक बात मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल बहुत हो चुके थे और आप लोग मल्टीपल कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप फैक्चुअल क्वेश्चन करा दो, तो आज मैंने वही कोशिश करी है। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको हर क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा सा फैक्ट सीखने को मिलेगा जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। तो जो चोक कॉइल होती है वो एसी का करंट डिक्रीज करती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, इन चीज़ों को नहीं लिख रहे हो, तो फिर वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। किसी सर्किट में आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने कहा था फैक्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा, ये न्यूमेरिकल आ गया। ये न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें भी मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की जो कंडीशन होती है उसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो इक्वल होता है कैपेसिटेंस रिएक्टेंस के, यानी कि जो प्रेरण प्रतिघात होता है वो धारितीय प्रतिघात के इक्वल होता है। और इस कंडीशन पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और बहुत बार बन चुके हैं। तो अगर एक्स एल और एक्स सी इक्वल होते हैं और यहाँ पे उनका डिफरेंस लिखना है, तो जब इक्वल ही होते हैं तो डिफरेंस कुछ होगा ही नहीं, मतलब दोनों कट हो जाएंगे। मतलब नीचे आर स्क्वायर बचा, जिसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर आर ही बचेगा, मतलब आर से आर कट जाएगा, यानी कि कॉस फाई यानी कि जो पावर फैक्टर है वो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है। यानी कि सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। जब एक प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के समीप लाया जाता है, मतलब एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को पास में ले आते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, ये फैक्ट दो और फैक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करा जाता है, तो आप डिटेल में समझ लो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर सकता है, या एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास ले आ सकता है, या कहेगा एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है उनको पास ले आए, तो क्या होगा। सेम क्वेश्चन तीन तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखो, अगर दोनों पे सेम चार्ज है, मतलब उन पे रिपल्सन का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, दूसरा प्रोटॉन पॉजिटिव है, और अगर सेम चार्ज वाले होते हैं तो अट्रैक्ट ना करके क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों का सेम नहीं है, यानी कि एक पे प्लस है एक पे नेगेटिव है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उतना वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि अब रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा इन दोनों केसेस में, क्योंकि इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो वही जो वर्क डन है वही पोटेंशियल में स्टोर हो जाएगा। तो वी कैन से, अगर एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, देन हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता जिसमें कहता है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ले आते हैं, या एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास ले आते हैं, उस केस में मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन अभी नेवी के एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली बन रहे हैं। ठीक है। आज के सभी फैक्ट आपके लिए रामबाण है, एकदम पेनेसिया, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। चाहे तो आप लिखते चलो, या फिर आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है वो किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है, एनर्जी, मास, चार्ज या मोमेंटम। तो देखो, फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं जो किसी ना किसी कंजर्वेशन पे वर्क करते हैं, जैसे लेंज का नियम हो गया, या सबसे मोस्ट पूछे जाने वाले किरचॉफ के हो गए, या फिर ऐसे ही जब हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी थी तो उसमें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम हो गए। तो इन सारे प्रिंसिपल को वैसे तो मैंने अपनी मास्टर पीडीएफ में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, जितने भी फैक्ट हैं जो आपके बन सकते हैं। लेकिन अगर देखो, किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम होता है वो आपका चार्ज कंजर्वेशन पे वर्क करता है, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि किरचॉफ का सेकंड नियम भी पूछा जाता है, जो आपका किरचॉफ के सेकंड नियम को कई बार वो कह देंगे लूप लॉ। किरचॉफ का लूप लॉ या पास लॉ किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है, तो वो हमारा एनर्जी, यानी कि ए ऑप्शन हो जाता अगर यहाँ पे द्वितीय नियम की बात करता। सिमिलरली अगर कहता लेंज का नियम किसके संरक्षण पे वर्क करता है, तब लेंज का भी ऊर्जा के संरक्षण पे वर्क। एक और मुझे याद आ रहा है, जो केपलर का द्वितीय नियम है, जो कि बहुत पूछते हैं, केपलर का द्वितीय नियम है जो क्या कहता है, समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है जो सूर्य से उसके मिलाने वाली रेखा है। तो मतलब जो केपलर का सेकेंड लॉ है वो आपका कोणीय संवेग संरक्षण पे वर्क करता है। सिमिलरली एक बात और याद रखना आप लोग, ठीक है, बोर मत होना इन चीज़ों से, क्योंकि मैं आज कोई एक्स्ट्रा वैसा फैक्ट नहीं बताऊंगा जो आपके लिए रिलेवेंट ना हो। और जो आपका रॉकेट होता है, रॉकेट वो आपका रेखीय संवेग, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है, रेखीय संवेग संरक्षण पे। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आपकी कमांड होनी बहुत नेसेसरी है, अदरवाइज आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। वाटर की सरफेस से 1 मीटर ऊपर एक पर्सन है, ठीक है, और तालाब की तली में उसको अपीयर होता है सिक्का 3.4 पे, लेकिन उस पर्सन द्वारा कम से कम कितनी लंबी छड़ से सिक्का टच हो जाएगा, जबकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर उस छड़ से टच करना है, मतलब वो उसकी रियल हाइट होगी, रियल डेप्थ होगी, वो हमें फाइंड करनी है, और अपेरेंट यानी कि आभासी गहराई दी हुई है।
अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एक लेवल आगे इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि 1 मीटर ऊपर है। ये थोड़ी ट्रिकी लाइन है। सरफेस से अगर 1 मीटर ऊपर है, हमने लगाया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितना है? 4/3 बराबर होता क्या है? रियल बटे अपरेंट होता है, रियल डेप्थ बटे अपरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ हमें फाइंड करनी है क्योंकि जब वो टच कर जाएगा छड़ से, मतलब वो आभासी होगी उसकी, बटे वास्तविक होगी। और आभासी जो है वो 3.4 मत रख देना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बताया ट्रिकी क्यों है, क्योंकि 1 मीटर तो वो ऊपर है सरफेस से, मतलब वो 1 मीटर घट जाएगा, यानी कि 3.4 में से 1 घटेगा तो 2.4 बचेगा। सिमिलरली जब इसको कट करेंगे तो 0.8 हो जाएगा यहाँ, और 0.8 का 4 में गुणा करेंगे तभी तो x का मान आएगा, कैची गुणा करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे 8 में तो 3.2 आया, जो मेरा उत्तर नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा क्या आया। अब सिमिलरली वो 1 मीटर ऊपर से छड़ी जब डालेगा तो इसमें एक जोड़ देंगे, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 4.2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वैसे तो मैंने कमिटमेंट आज करा था कि मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल कम थोड़ा, इसमें आपने भी फील किया होगा कि इसमें थोड़ा हमें सीखने को बहुत मिला, मतलब जिसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ अच्छा फैक्ट सीखने को मिलता है, तो उसको हम न्यूमेरिकल में कंसिडर नहीं करेंगे। और बाकी आज न्यूमेरिकल शायद वही एक था, अब नहीं होंगे। जब एक वाइट लाइट है कांच के प्रिज्म से गुजरता है और दूसरी ओर स्पेक्ट्रम, जिसमें अब देखो विचलन किस में मिनिमम होगा, मतलब पूछना चाह रहा है कि विच कलर हैज़ मिनिमम डेविएशन। तो मैं आपको बताऊं कि आपका विवग्योर होता है VIBGYOR, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आर इधर रेड होता है, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ग्रीन, फिर येलो होता है, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो इधर क्या होता है कि आपका वेवलेंथ का तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, लेकिन डेविएशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। मतलब मोस्ट डेविएटेड जो कलर होता है वो वॉयलेट यानी कि बैगनी होता है, और मिनिमम पूछा है तो रेड हो जाएगा। अब देखो इसमें पूछा है वेवलेंथ किसकी अधिक होती है, तो वेवलेंथ इधर मैंने बताया था वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम होता है, और आपका डेविएशन का, विचलन का घटता हुआ क्रम होता है। तो डेविएशन अगर इसका मैक्सिमम है, मिनिमम है, तो फिर इसकी वेवलेंथ कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम, यानी कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी हो जाएगी? लाल रंग की। देखो इन चीज़ों में होता कुछ नहीं है, बहुत सरल होते हैं, लेकिन लैक ऑफ रिवीजन के कारण हम वहाँ पे गलत कर देते हैं, मतलब जल्दबाजी में रिवीजन किया नहीं होता है, हम लाल को पीला, पीला को लाल कर देते हैं, फिर घर पे आके पेरेंट्स हमें लाल पीला करते हैं। इसलिए आपको थोड़ा केयरफुली पढ़ाई करनी है ना। अब देखो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर, यानी कि वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो फिर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो इसको थोड़ा अगर सोच पाओ, अगर आप लोग इतना ना सोच पाओ तो सीधा एक याद रखना कि दोनों बोथ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर वेवलेंथ हम इंक्रीज करेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ाई गई है तो उसकी अगर वेव की लेंथ बढ़ा देंगे तो फिर उसका जो आपका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो। किसी चुंबक को अगर गर्म करेंगे, अगर हीट को, मैग्नेट को अगर हम हीट करेंगे किसी मैग्नेट को, तो क्या होगा? उसका मैग्नेटिज्म जो है अफेक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि जो चुंबकत्व है वो निर्बल हो जाएगा। इवन अगर एक उसका क्यूरी टेम्परेचर से और ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर उसको हम हीट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, वेपोराइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विद्युत अपघट्य प्रयोग में 2 मिनट तक 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी जाती है तो m ग्राम चांदी जमा होती है। अब की बार क्या किया है? 40 सेकंड तक 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो अब कितनी चांदी जमा होगी, यह हमें फाइंड करना है। तो देखो सॉरी फॉर जो आप, मैंने कमिटमेंट करा था कि मैं एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, लेकिन आज ये तीसरा न्यूमेरिकल है, तो क्योंकि ये पीडीएफ में आ गए हैं तो इसलिए मैं इनको करा दे रहा हूँ। वैसे आपको वेटेज पता चला होगा कि आज उन्हीं का ज़्यादा था फैक्चुअल का, और रहेगा भी आगे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो इसके लिए अगर आपको तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वैसे तकलीफ़ नहीं होगी अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। तो देखो m बराबर होता क्या है? ZIT, ये फॉर्मूला सब बच्चों ने पढ़ा होगा, बस इम्प्लीमेंटेशन हमें सीखना है कैसे। ये तो कांस्टेंट है, इसको जल्दी कैसे करेंगे? हम करेंगे m1 बटे m2 इज इक्वल टू I1T1 बटे I2 T2। अब बताओ कुछ बचा सवाल में? m1 कितना था m, m2 हमें फाइंड करना है, x मान लेते हैं इज इक्वल टू I1। पहले I करंट 4 एम्पियर था, टाइम 2 मिनट था, नीचे सेकंड है तो उसको भी सेकंड बना लेते हैं 60 में गुणा करके, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। दूसरा कितना है? 40 सेकंड तक 6 एम्पियर, बस हो गया मेरा काम। अब ये घूम रहा है, इसको ऊपर कर देते हैं 6 सेकंड तक, 40 सेकंड 6 एम्पियर तक, यानी कि I1T1 I2 T2 रख दिए। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो x इधर जाएगा तो m बटे 2 इधर आ जाएगा, यानी कि m बटे 2 बी ऑप्शन हो गया। कितना ईजी क्वेश्चन था, अब आप लोग सोच सकते हो। 3 चार्ज हैं 4Q, Q और Q।
एक सीधी रेखा में 0 a और 2a स्थितियों पर स्थित है, तो Q पर रिजल्टेंट फोर्स कब 0 होगा, जब Q का वैल्यू कितना हो। तो देखो बड़ा प्यारा प्रश्न है ये भी। अब देखो इस पे 4Q है, समझ लेना। वैसे तो आप शायद कर पाओ इसको बिना यूजिंग पेन एंड पेपर, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे Q है और यहाँ पे बड़ा वाला Q है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन 0 है और ये 2a है, ये a है मतलब ये दूरी a है, फिर ये 2a मतलब ये पूरी दूरी 2a है। इतना सवाल में गिवन है और हमें कुछ नहीं पता। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर 0 होगा, मतलब इस 4Q और Q के कारण जो फोर्स लग रहा होगा और इस Q के कारण इस Q पर जो फोर्स लग रहा होगा, F1 इसको मान लेते हैं तो इसको F2 मान लेते हैं, तो ये दोनों आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए और नेगेटिव होने चाहिए, तभी तो एक दूसरे को आपके ख़त्म करके 0 हो पाएगा रिजल्टेंट। मतलब ये तो डेफिनेट है कि यहाँ पे प्लस नहीं हो सकता। दिस कैन नेवर बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स 0 रिजल्टेंट बनाना है, मतलब इस 4Q के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो तो आपको दिख रहा है, ये 4Q है, ये 4Q है, दोनों बोथ आर पॉजिटिव, तो इट शुड बी मैंडेटरी है कि ये नेगेटिव हो। अब देखो कैसे करेंगे। इस 4Q के कारण इस Q पे कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार, अब सीधा लिखेंगे 4Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर। मेरी बात सुनना, इज इक्वल टू, अब करेंगे नेगेटिव कर देंगे क्यों, क्योंकि तभी तो आप आपस में वो कनेक्ट कैंसिल कर पाएंगे। अब इस पे चार्ज कितना है, Q बड़ा वाला, इसके कारण इस Q पे कितना लगेगा, QQ बटे, अब डिस्टेंस कितनी है ये आपकी, ये a है तो a का स्क्वायर। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, Q से Q कट गया, तो मेरा जो Q है इधर नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस का Q, यानी कि B हमारा राइट आंसर है। हो सकता है कई छात्रों को तकलीफ हुई हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो केस है ये इक्विलिब्रियम, क्या कहते हैं, शायद उसको इक्विलिब्रियम ही कहते हैं, उसका केस होता है जिसमें कई बार Q माइनस Q होते हैं। तो आपको इसी तरह से अप्रोच करना होता है। डोमेन निर्माण यानी कि डोमेन के कंस्ट्रक्शन में कौन सा उसका वर्च्यू है, तो वो फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकीय। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं, तो देखो जो गैल्वेनोमीटर, एक तो पहले ही पता हो कि जो वोल्ट मीटर होता है वो ऑलवेज पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बड़ा ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, वो जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस है उनको मेज़र नहीं कर सकता है, इसलिए उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर हम क्या करते हैं, हम उच्च प्रतिरोध यानी कि हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में, तो यानी कि कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हो गया राइट आंसर, यानी कि उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाते हैं अगर धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हमें करना हो तो, ठीक। देखो सोडियम सतह क्रमशः पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट और दृश्य यानी कि विजुअल लाइट से प्रकाशित की जाती हैं, तो निरोधी विभव ज्ञात किया जाता है, तो ये क्या होगा, किसके लिए अधिक होगा, किसके लिए कम होगा। तो देखो जो अल्ट्रा, आपने रिलायंस मोबाइल वाला आपको याद होगा, इज़ वेरी यूज़फुल होता है, मतलब विजुअल के बाद यू आता है अल्ट्रावायलेट, यानी कि अल्ट्रावायलेट की फ्रिक्वेंसी विजुअल से ज़्यादा होती है। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी और उसका जो सस्टब्ड पोटेंशियल होता है, क्या कहते हैं इसके निरोधी विभव को, वो भी उसका ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो परावैंगनी के लिए अधिक होगा, यानी कि ए हमारा सही है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है कि सोडियम तथा कॉपर है, इनकी सरफेस पर एक्स किरणों द्वारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे गए, अलग अलग, तो उनके जो निरोधी विभव ज्ञात किए गए वो क्या होंगे। देखो निरोधी की मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रही, मैंने जब आपको वो पढ़ाया था देहली आवृत्ति यानी कि आपका थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड आपका, तब एक इसका कोई इंग्लिश वर्ड होता है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन देख लेना आप लोग जाके, इंग्लिश वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो क्या है देखो इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मूला क्या होता है, E H फ्रिक्वेंसी माइनस W, यानी कि कार्यफलन। अब देखो कार्यफलन जो होता है सोडियम का कम होता है, अगर सोडियम का कॉपर से कम होता है, तो अगर ये कम होता है मतलब कम उसमें से घटेगा, तो फिर उसका जो आपका होगा पोटेंशियल आपका किसके लिए ज़्यादा होगा, सोडियम के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें वर्गीकरण कम होता है, कार्यफलन कम होता है, तो सोडियम के लिए अधिक होता है, ठीक है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने एक टर्म यूज किया था थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, उसी पे बेस्ड है कि प्रकाश संवेदी प्रकाश पर देहली प्रकाश की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है। यदि आवृत्ति आधी कर दी जाए तो तीव्रता 2 गुनी कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी हो जाएगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले इस ऊपर से ये रेड हटाने की कोशिश करता हूँ, इसको ऐसे करते हैं तो शायद रेड हट जाता है जब जूम करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा आप लोग बनाए रखना पेशेंस। हाँ अब रेड ख़त्म। अब देखो
अब इसमें आप लोग कैलकुलेशन मत करने लग जाना, क्योंकि इसका आंसर है 0। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। वो कितनी हुई है, उसकी 1.5 गुनी, किसकी, आपका जो इनिशियल रही होगी 1.5 गुनी। अब उसका क्या है कि अब की बार क्या करा गया कि आवृत्ति आधी करी गई, मतलब इसकी आधी करेंगे तो ये 0.7 गुनी हो जाएगी, 0.75 ऐसे कुछ हो जाएगी, 0.75। और उसका, अब ये बताओ आप लोग, अब जो नई आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड से भी कम आ गई, यानी कि 0.75 टाइम्स है, यानी कि उससे भी कम है। अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो आप बताओ क्या प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो जब प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो फिर आपका विद्युत धारा उसमें ऑब्वियस है 0 हो जाएगी, यानी कि हमारा डी राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा आज आपको एक झलक दिखाता हूँ कहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। वैसे आप लोग कमेंट करते रहते हो कि बहुत मोर बोलती हैं, ये है वो है, वो देखो आपको दिख रही होगी, वो ही मोर है, वो इधर वो जो आप लोगों को परेशान करती है, ठीक है। तो देखो मैं कहाँ पे घर से दूर अफ्रीका के जंगलों में आके आप लोगों को एयरफोर्स के लिए फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना स्ट्रगल करके हम 30,000 लोगों का परिवार बना पाए हैं। और एक बात और बता दूं कि आप में से भी कोई देखो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो इट मीन्स आपकी किसी ना किसी सब्जेक्ट पे तो बहुत अच्छी कमांड होगी, क्लास 5, 6, 7, 9th 10th 11th किसी पे भी। तो आप लोग क्या करो कि एक काम कर सकते हो कि अगर आप ये सोच के डिमोटिवेट होते हो कि इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, तो सिंपल सा स्मार्टफोन हो आपके पास बस, जिसमें यूट्यूब हो, और उसके बाद 1-2 सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे 1-2 एप्लीकेशन होते हैं जिनसे स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है। फ़ोटो खींच के आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप अपने आप को शोकेस कर सकते हो और अपने आप को भी एक प्लेटफॉर्म दे सकते हो। तो अगर आप में से कोई सोच रहा है तो प्लीज़ डू इट, आई विल सपोर्ट यू डेफिनेटली। आप हमें बताना कि मैंने ये चैनल बनाया है, मैं आपका लिंक, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब देखो वो भैया उन्होंने हमें देखो डरा दिया। ऐसे ही मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो कई बार वीडियो बीच में बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये हैं बीच में जो बैठे हैं, इनसे कभी कभी इन्हें गुस्सा आ जाती है तो ये बीच में ही बोल जाते हैं, तो फिर मुझे उतना कट करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर कोई भी प्लानिंग कर रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूँ तो इससे कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है। आप पढ़ाई करते हो, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा अगर 1-2 घंटे अपना टाइम निकाल के अगर पढ़ा देते हो तो उससे आप अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट पाओगे। तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा। अगर आप में से कोई ऐसा प्लान कर रहा है तो देख लो, ये अफ्रीका के जंगल हैं, घर से बहुत दूर आना पड़ता है वीडियो, और घर में क्यों, वैसे मैं घर में कर सकता हूँ लेकिन घर में मुझे हेजिटेशन आता है। जैसे मम्मी हैं, पापा हैं बगल में बैठे हैं और मैं कह रहा हूँ हेलो एवरीवन, तो उनके सामने मैं एक फॉर्मल उनका लड़का, और मतलब ये एकदम दूसरा लेवल हो जाता है, मतलब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते समय। तो इसलिए घर पे रिकॉर्डिंग नहीं बन पाती है। भाभी भी हैं, भैया भी होते हैं, भतीजा भी होता है, वो आ जाता है पीछे से। अब वो इतना तो समझदार है नहीं कि वो समझ जाए कि चाचू वीडियो बना रहा है तो वो डिस्टर्ब ना करे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप लोग अगर प्लान कर रहे हो यूट्यूब चैनल बनाने का तो प्लीज़ करो, है ना। इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और आप लोग अपने आप में, आप अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको प्लीज़ आगे लाओ, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से पढ़ते रहो। अगर हो सके, अगर आपको आपके भाई को अगर और आगे ले जाना है तो जल्दी से एक सिल्वर प्ले बटन दिलवानी है तो शेयर कर दो प्लीज़। थैंक यू।